खबर आई सेबी ने क्या किया है कि एक नया सर्कुलर जारी किया और कहा कि जो मल्टी कैप फंड है उसमें जिस तरीके से निवेश किया जा रहा है उसको जरा बदल दिया जाएगा। तो क्या बदलाव होगा? अभी तक सेबी का जो सर्कुलर था अक्टूबर 6, 2017 का, उसके हिसाब से क्या था मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ सेबी की साइट से। उसमें लिखा हुआ था कि भाई कहाँ गया, ये आ गया मल्टी कैप। तो उसमें जो स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें लिखा हुआ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स 65% ऑफ टोटल एसेट। कहीं कुछ नहीं लिखा गया है कि फंड मैनेजर कितना परसेंट लार्ज कैप में रखेगा, कितना परसेंट मिड कैप में रखेगा, कितना परसेंट स्मॉल कैप में रखेगा। ऐसा कोई भी वो जानकारी या वो सीमा 2017 अक्टूबर 6 के सर्कुलर में नहीं लगाई गई थी। अब जो आज सर्कुलर आया है सेबी का उसमें ये कहा गया है कि भाई देखिए, पहले 65% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। जो टोटल एसेट का 75% आप इक्विटी में लगाएंगे और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे। और दूसरी चीज जो इसमें जो बड़ी बात आई है वो ये कि आप कम से कम मिनिमम 25% तीनों क्लास में लगाएंगे, मतलब तीनों कैटेगरी में। अब जो नया सर्कुलर है वो क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैप कंपनी हैज टू बी 25%, उतना ही मिड कैप में और उतना ही स्मॉल कैप में। मतलब आप कम से कम इतना तो निवेश करना ही होगा। तो ये सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब अभी का जो माहौल है उसमें मैक्सिमम मल्टी कैप जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता है। तो क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे? आप मल्टी कैप फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए अब आगे का रास्ता क्या होगा, ये सब आज इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और ये शेयर करने के लिए पूरी चर्चा पे मेरा साथ देंगे मोहित गान, जो है को फाउंडर एंड सीईओ मनी फ्रंट। हाय मोहित, थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे तैयार हो गए आप। गुड। अच्छा, हम लोग आपने भी ब्लैक पहना हुआ है, मैंने भी ब्लैक पहना हुआ है, कलर कोऑर्डिनेशन हो गया है अनइंटेंशनली बिना प्लान किए। ठीक है, तो सबसे पहले खबर क्या है, मैंने एक बहुत शॉर्ट में बता दिया है, आप एक बार समझा दें। ओके, सो मैं सुन रहा था, आप जो बोल रही थी वो एकदम ठीक था, उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी। आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन था कि अब तक जो मल्टी कैप कैटेगरी का डेफिनेशन था सेबी का, वो था 65% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स and 35% into any other instrument which can be debt, cash and cash related securities, right? अभी आज जो सर्कुलर आया है उसमें सेबी ने बोला है कि मल्टी कैप फंड का डेफिनेशन अब से होगा कि 75% एलोकेशन इनटू मिनिमम इनटू इक्विटी, विच मींस 25% लार्ज कैप में कंपलसरी है, 25% मिड कैप में कंपलसरी है एंड 25% स्मॉल कैप में कंपलसरी है, एंड द रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड डेट करना है, कैश करना है या फिर लार्ज कैप में या कहीं और उसको लगाना है। बट ये तीन एलोकेशंस लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के 25% पर कंपलसरी कर दिए गए हैं कि इसको तो मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा हर स्कीम को। लेकिन सबसे पहला सवाल, सेबी को ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि मल्टी कैप में तो यही था, जब आया था 2017 में, जब ये कैटेगराइजेशन वाला सर्कुलर आया था, तो मोस्ट ऑफ द प्लानर्स ये कहते थे कि मल्टी कैप अच्छा रहेगा आपके लिए, वहां पर फंड मैनेजर के पास खेलने के लिए बड़ा मैदान है, वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आगे पीछे करता रहेगा अपने पोर्टफोलियो में किसको कितना वेटेज देना है। तो जब ये मैंडेट था तो आखिर उसके बाद क्या जरूरत क्या आन पड़ी सेबी को? जी, आज ऑन अ लाइटर नोट, आज 9/11 है, तो सेबी को कुछ बड़ा करना था सितंबर 9/11 पे। आई थिंक वो कुछ धमाके की जरूरत थी, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा ही कर दिया जाए। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक मेरे हिसाब से अगेन
इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई थिंक ये कुछ ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट है फ्रॉम द रेगुलेटर इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह से इट इज लाइक सेइंग कि अगर कोई बैट्समैन खेलने जा रहा है तो उसको पहली बॉल पर 1 रन लेना है, दूसरी बॉल पे 2 रन लेना है, तीसरी बॉल पे चौका मारेगा एंड फिर वो करेगा। इतना रूल्स और रेगुलेशंस करके आप कहीं किसी हद तक एक फंड मैनेजर की क्रिएटिविटी को, उसकी एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक फंड को रन करने की, उसको आप कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। मेरे लिहाज से जरूरत नहीं थी, बट अगर कर दिया गया है तो इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं कि काफी बार आप मल्टी कैप कैटेगरी में स्कीम्स को कंपेयर करते थे, अगर पॉजिटिव तरीके से देखना चाहें तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। काफी बार ऐसी स्कीम्स अच्छा कर देती थी कि जो बहुत लार्ज कैप है जिनके पोर्टफोलियो में, राइट, वो हेविली टिल्टेड है लार्ज कैप और लार्ज कैप अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा करेंगी। बट जो ट्रू टू लेबल, जिसको सेबी बहुत ज्यादा अहमियत देता है कि ट्रू टू लेबल होनी चाहिए सारी स्कीम्स, जो ट्रू टू लेबल मल्टी कैप होती थी, जो एग्जैक्ट सही मायने में एलोकेशंस रखती थी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों ही सेगमेंट्स में, वो काफी बार अंडर परफॉर्म कर जाती थी और बहुत कम मार्केट साइकिल्स में अच्छा करती थी। तो अब प्लेइंग ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा लेवल हो गया है सारी स्कीम्स के लिए। एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी कि हर स्कीम एक सिमिलर पिच पर खेलेगी जहां पर मिनिमम इतना एलोकेशन सबको रखना होगा। तो कंपैरिजन थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। I'm still not very convinced about this whole idea behind, मतलब जो करने के पीछे की वजह है, जो लोग मेंटेन कर रहे थे तीनों कैटेगरी में, उनका शायद परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिखा, और जो लोग लार्ज कैप में ज्यादा फोकस कर रहे थे उनका शायद परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा दिखा। बट वही तो मेन एजेंडा था ना कि आप पहचाने कि कहाँ पर पैसे, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक फंड मैनेजर को तो पैसे ही बना के देने हैं ना निवेशक को। तो अगर वो खेल रहा है अपने हिसाब से मौके देखकर, तो वो पैसे अगर बना के दे रहा है तो बुरा क्या है इसमें? जी बिल्कुल नहीं। आई थिंक जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है एंड मैं काफी हद तक आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। इसकी जरूरत नहीं थी। जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये ओवर रेगुलेशन है, थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट है। बट अगर रेगुलेटर ने कर दिया है तो इसकी एक ही पॉजिटिव चीज मुझे दिख के आ रही है, वो मैंने बताया कि शायद कुछ हद तक प्लेइंग ग्राउंड लेवल हो जाएगा। बट जो फंड मैनेजर की क्रिएटिविटी है वो बहुत हद तक कर्टेल हो जाती है। एंड जहां पर एक फंड मैनेजर का काम क्या है, लुक, व्हाई डू यू गो इनटू एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट? बिकॉज यू वांट कि जिस आदमी को आप अपना पैसा दे रहे हो वो अपनी इंटेलिजेंस से उसमें कुछ अल्फा जनरेट करे आपके लिए। आप उसको जितना ज्यादा बेंचमार्क ओरिएंटेड कर दोगे या फॉर्मूला में बांध दोगे तो वो एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बहुत हद तक पैसिव बन जाएगी कि उनको इतना रखना ही है, हर कैटेगरी में इतने एलोकेशंस करने ही हैं। तो वो जो क्रिएटिविटी होती है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। एंड ऐसा ही कुछ मल्टी कैप में होने के आसार है अब क्योंकि ये भी है कि 25-25-25 मिनिमम रखना है और आपने 65% से बढ़ा के 75 कर दिया, तो आपके पास खेलने को तो बचा ही नहीं। आप क्या करोगे? आप 25 का 30 तो कर नहीं सकते अब लार्ज कैप में, तो ये तो एकदम फिक्स हो गया। आप हाँ स्वाति, इसमें ऐसा है कि देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे सारे लार्ज कैप स्कीम्स तो टिपिकली सबके अंदर में मल्टी कैप स्कीम्स सब में लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो कुछ 60 से लेकर 80% तक है। एग्जैक्टली हेवीली लोडेड इन लार्ज कैप्स, राइट? तो अभी वो इतना मेंटेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहां उनको मिड कैप और स्मॉल कैप को बढ़ाना है। एवरेज एलोकेशन इन स्मॉल कैप across the multi-cap schemes is 6 to 8%. तो 25% पे जाने के लिए उनको कम से कम 20% स्मॉल कैप स्टॉक्स और खरीदने पड़ेंगे। और स्मॉल कैप को खरीदना और बेचना दोनों ही बहुत मुश्किल है। बाजार में बहुत कम लिक्विडिटी होती है और जब भी आप उनमें बाय सेल करने जाओगे आप प्राइसेस को पूरी तरह से डिसरप्ट करोगे। You can't buy a small cap or sell a small cap in the market without disrupting the prices. आपको अगर 1000 करोड़ स्मॉल कैप स्टॉक खरीदना है तो उसका प्राइस भागेगा ही भागेगा। आप उसको खरीद नहीं सकते स्क्रीन के प्राइस पे पहले दिन में जितना क्वांटिटी चाहो। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क नाउ फॉर मल्टी कैप मैनेजर्स टू अलाइन टू दिस न्यू एलोकेशन। क्या लार्ज कैप बेचना आसान होगा, लेकिन मतलब मुझे ये भी एक लग रहा है कि निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उन्होंने 2017 के बाद अपने आप को थोड़ा अलाइन किया होगा, अपने रीबैलेंस किया होगा पोर्टफोलियो को, है 17 के बाद। अभी हम बैठे हैं 20 में, 3 साल के बाद, और हम हमेशा बोलते हैं कि भाई इंतजार करो, देखो कब रिव्यू करना है, थोड़ा हड़बड़ाओ मत, एकदम कूद मत जॉब कि अब ये चेंज करना, वो चेंज करना फंड। अब यहाँ पर रंग रूप जब बदलेगा मल्टी कैप का थोड़ा सा, और
तो फिर एक बार वापस से वो अपना सवाल आने शुरू हो जाएंगे कि इस फंड का क्या करूं, उस फंड का क्या करूं। तो जी। इतनी जल्दी जल्दी उनके लिए भी अपने आप को नए नए नियम कानून के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना उनके लिए भी एक मुश्किल काम हो जाता है। कंप्लीटली एग्री। आई थिंक रेगुलेशंस वही अच्छी होती है जो ज्यादा समय तक स्टेबल रहे, जिसमें ज्यादा चेंजेस ना हो, ताकि अच्छे से मार्केट और इन्वेस्टर्स उसको अलाइन हो पाए। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्कीम कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन आए हुए, और उसमें फिर जी। से चेंज करना इज नॉट अ गुड थिंग। देखिए स्वाति, इसमें अभी दो तीन चीजें होंगी, एंड मैं इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट डिटेल में बताना चाहूंगा। जरूर। सबसे पहली तो ऑब्वियसली लार्ज कैप बेचना पड़ेगा मल्टी कैप फंड्स को, राइट? तो वो तो गिवन फैक्ट है कि आपको चलिए 45,000 50,000 करोड़ के आसपास लार्ज कैप बेचना पड़ेगा। मल्टी कैप कैटेगरी जो है वो मार्केट की सबसे बड़ी कैटेगरी है इक्विटी में। लार्ज कैप कुछ 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, और मल्टी कैप कुछ 1.47 लाख करोड़ है। 31 अगस्त का डेटा बोल रहा हूँ, जो आज ही पब्लिश हुआ है एमपी की साइट पर। सो 1.47 लाख करोड़ के उसमें आपको ऑन एन एवरेज 20% एलोकेशन यहां से निकालकर स्मॉल कैप में मूव करना है। दैट मीन्स रफली अराउंड 28,000 से 30,000 करोड़ रुपया मल्टी कैप स्कीम्स में से, लार्ज कैप में से रिडीम होकर स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा, विच इज मैसिव बाइंग फॉर इंडियन मार्केट का साइज एंड डेप्थ। 30,000 करोड़ का स्मॉल कैप में बाइंग बहुत बड़ा होता है। और यही नहीं रुकता ये, इवन मिड कैप एलोकेशन अगर आप देखें अक्रॉस द मल्टी कैप कैटेगरी, वो भी 15% एवरेज पर है। तो वहां पर भी एडिशनल 15,000 करोड़ की बाइंग आएगी। तो बिटवीन स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट टोटल मिला के कुछ 45,000 करोड़ रुपए की बाइंग होगी, जो कि लार्ज कैप में से रिडीम होगा, राइट? कुछ कुछ इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। काफी हद तक दो तीन चीजें हो सकती है कि कुछ इंटर स्कीम ट्रांसफर्स कर दिए जाएं, जहां पर लार्ज कैप को ट्रांसफर किया जा सकता है। थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड जैसे चल रहा है स्कीम का, कहीं फंड हाउस का, वहां पर कुछ लार्ज कैप देके थोड़ा सा स्मॉल कैप वहां से ट्रांसफर कर लो, बट बहुत ज्यादा नहीं हो सकता ये सब। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फंड हाउसेस कुछ स्कीम को ही रिक्लासिफाई कर दें, बट वो तब पॉसिबल होगा जब उनके शेल्फ पर वो कैटेगरी ना हो, राइट? सो सपोज करिए मैं एक छोटा फंड हाउस हूँ, लेट्स से जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कोई भी छोटा फंड हाउस ले लीजिए, पराग पारेख, ठीक है? पराग पारेख लॉन्ग टर्म एक्विटी फंड जो है वो एक मल्टी कैप फंड है। उसमें उनको कुछ 400 करोड़ की बाइंग करनी पड़ेगी। 400 करोड़ स्मॉल कैप में, 480 करोड़ रुपया कुछ मिड कैप में उनको खरीदना पड़ेगा। हम कुछ एनालिसिस कर रहे थे आज शाम को कि हर स्कीम को कितना खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी वो स्कीम चाहे तो अपने आप को रिक्लासिफाई कर सकती है, मल्टी कैप की जगह वो चाहे तो अपने आप को फोकस बोल लें, अगर उनके पास में फोकस ऑलरेडी शेल्फ पे नहीं है तो, राइट? दैट वेज दे कैन एक्चुअली एस्केप फ्रॉम दिस रेगुलेशन। बट ये उन्हीं फंड हाउसेस में पॉसिबल है जो कि छोटे हैं और जहां पर शेल्फ पे सारी कैटेगरी नहीं है, या अपने आप को लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी बोलते हैं। क्योंकि लार्ज प्लस मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पर सारे फंड हाउसेस के पास में स्कीम नहीं है। फोकस्ड ऐसी कैटेगरी है जहां पर सारे फंड हाउसेस के पास में स्कीम नहीं है। बट कोई भी फंड हाउस अपने आप को, अपनी मल्टी कैप्स को लार्ज कैप नहीं बोल पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी सबके पास में वहां पर शेल्फ पे एक कैटेगरी, एक स्कीम है, और सेबी हर कैटेगरी में एक ही स्कीम परमिट करता है। तो कुछ हद तक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कुछ हद तक इंटर स्कीम ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर उन सबको भी अकाउंट कर ले हम, तो भी आप मान के चलिए कि अगले 4 से 5 महीने में इंडियन मार्केट्स में 30,000 करोड़ की मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग आएगी। दैट अ मैसिव रैली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। एक बात बताएं, जस्ट क्लियर करने के लिए, ये वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड और सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड और इवन ईएलएसएस, ये सब नेचर में मल्टी कैप है, लेकिन इन पर ये नियम लागू नहीं होगा, राइट? जी नहीं, बिल्कुल। सेबी का आज का सर्कुलर काफी क्लियर है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मल्टी कैप कैटेगरी को ही टिंकर किया है, और सेबी ने अपने खुद के क्लासिफिकेशन, जैसा आपने शुरू में भी कहा था, 2017 में निकाले थे। तो मल्टी कैप इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी। लार्ज प्लस मिड इज अलग, फोकस्ड अलग है, ईएलएसएस अलग है, वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, वो सब अलग है। जिन जिन फंड हाउस के पास दोनों कैटेगरी है, फोकस्ड भी है और मल्टी कैप भी है, क्या वहां पर ये मर्ज कर लेंगे? ये भी हो सकता है कि मर्ज करे फंड्स को, दोनों स्कीम्स को?
बिल्कुल वो भी पॉसिबिलिटी है, मर्जर की पॉसिबिलिटी है, जहां पर शेल्फ पे कैटेगरी नहीं है वहां शेल्फ पे मूवमेंट की भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देखिए हर फंड हाउस के लिए पॉसिबल नहीं है। स्वाति में एक हम्म। एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कोटक हम्म। स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ठीक है, हम्म। आई एम श्योर अमूमन सारे ही इन्वेस्टर्स के पास में होगा, या फिर नहीं है तो वो सोच रहे होंगे स्कीम को लेने का, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। द जी। स्कीम इज 29,000 करोड़ एयूएम, हम्म। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का एयूएम है उस स्कीम का, और उसमें हम्म। स्मॉल कैप का एलोकेशन है 2%, 1.25% कुछ। जी। तो अभी उनको 23% या 24% स्मॉल कैप और खरीदना है अपने पोर्टफोलियो में, इसका मतलब इनफैक्ट उनको 1.25% भी नहीं है, ये 1% से 1.18% है कुछ। पता नहीं। ये मैं अभी जहाँ चेक कर रही हूँ वैल्यू रिसर्च पे, वहां पे तो ये दिखा रहे हैं मिड कैप में 28.02% और स्मॉल कैप में 0.30। हाँ मतलब ये डेटा का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट हो सकता है टाइमिंग का, मेरा डेटा राइट। शायद लास्ट, हाँ, मेरा डेटा हमने आज शाम को ही निकाला है, तो 1% दिखा रहा है मुझे कुछ, बट अच्छा। 24% का बाइंग इन स्मॉल कैप एंड हम्म। रफली 7% का बाइंग इन मिड कैप। हम्म। 7,000 करोड़ का स्मॉल कैप खरीदना है उनको, और 2,000 करोड़ का मिड कैप खरीदना है, और रफली हम्म। इतना ही एलोकेशन उनको लार्ज कैप से बेचना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत नया पैसा आ रहा है सारी स्कीम्स में कि वो 10,000 करोड़ नया पैसा इकट्ठा कर लेंगे और उसको इन्वेस्ट कर देंगे, इतना नहीं हो रहा है राइट। मार्केट, न्यू हम्म। मोबिलाइजेशन, राइट। हम्म। तो उनको बेचना ही पड़ेगा। एक तो वो जब बेचने जाएंगे तो लार्ज कैप्स के प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करेंगे, उनके प्राइसेस गिरेंगे, बिकॉज हैवी सेलिंग होगा लार्ज कैप में, कुछ कुछ नेम्स में, कुछ हम्म। कुछ काउंटर। बट हम्म। स्मॉल कैप 7,000 करोड़ का स्मॉल कैप खरीदना इज इज आई डोंट नो किस तरह से करेंगे, अनलेस उनको स्कीम को रिक्लासिफाई करना हो या कुछ और तरीके से करना हो, या फिर वो जाके सेबी को वापस रिप्रेजेंट करें। इट इज वेरी हम्म। डिफिकल्ट फॉर फ्यू स्कीम्स। टॉप 6 स्कीम्स में मैं देख रहा हूँ कुछ 21,000 करोड़ टॉप 6 स्कीम्स में उनको स्मॉल कैप खरीदना पड़ेगा, which is हम्म। virtually impossible. Kotak Standard Multicap, HDFC Equity, Motilal Oswal Most 35, हम्म। मेरे पास नाम सामने खुले हुए हैं, अभी शाम ही को काम कर रहे थे, आदित्य बिरला हम्म। इक्विटी, यूटीआई इक्विटी हम्म। एंड एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप। These are the हम्म। largest names, and each one has to do a huge amount of buying in the market. निवेशक कैसे ले इस पूरी चीज को? देखिए मुझे लगता मतलब। है कि अगर मान लीजिए आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आप कोटक मल्टी कैप में, एचडीएफसी इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, हम्म। एंड अब इन स्कीम्स को जाकर लार्ज कैप बेचना है और स्मॉल कैप खरीदना है, और सपोज करिए ये स्मॉल कैप में एक स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं जिसकी लेट्स से इसका प्राइस 100 रुपए है। अब अगर वो हम्म। उस स्कीम में 200-500 करोड़ भी खरीदने जाएंगे तो वो उसको 100 रुपए पे नहीं ले पाएंगे। अगर वो मंडे राइट। से उसे खरीदना शुरू भी कर लें तो उसको 200-500 करोड़ का स्मॉल कैप स्टॉक खरीदना मार्केट में, पहली बात तो हम्म। बहुत मुश्किल होता है इतना लिक्विडिटी मिलना, उसको हम्म। लेने में उन्हें कुछ 2-3 वीक लग जाएंगे, और तब तक प्राइस 100 पे नहीं होके वो शायद हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज स्मॉल कैप्स रैली कर जाए मार्केट में, उनको एवरेज हम्म। प्राइस 100 की जगह 150 का मिले, 250 का मिले। तो हम्म। काफी हद तक जिस प्राइस पे ये बाइंग होगा स्वाति, हम्म। मुझे नहीं लगता कि वो प्राइस कंड्यूसिव होगा स्कीम्स में फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर पर्सपेक्टिव, कि वो स्कीम्स हम्म। कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगी इस तरह की बाइंग के साथ में। सो इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम थिंग विच आई एम सेइंग कि अगले 6 महीने से ओके, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो हैंग हो रहा है मोहित का, क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है। अभी ठीक है, आपका वीडियो रुक गया था बीच ओके, में मोहित। अच्छा मुझे ओके। काफी ठीक लग रहा है आज, विच इज नहीं, बीच में अभी शायद मेरे यहाँ से कुछ इशू हो, डोंट नो। अच्छा, यहाँ ओके। पर तो ओके, तो निवेशक ये जो लागू होना है ये नेक्स्ट ईयर फेब से लागू होना है, राइट? मतलब ये शुरू हो जाएगा काम, लेकिन जनवरी 2021 में जब नया डेटा आएगा एमपी का, राइट, यस यस, उसके बाद ये सही तरीके से लागू होगा, लेकिन काम तो अभी से ही शुरू हो जाएगा इस पे। बिल्कुल बिल्कुल काम शुरू हो जाएगा इस पे। एमफी का डेटा हर साल जैन में पब्लिश होता है नए हम्म। कैटेगराइजेशन का, बिकॉज हम्म। मार्केट कैप्स का कम होता रहता है, बढ़ता रहता है। स्मॉल कैप का हम्म। डेफिनेशन अभी है 251st
स्टॉक से लेकर 500 स्टॉक तक, 500वें स्टॉक तक जिसका मार्केट कैप है, और मिड कैप का डेफिनेशन है 101st स्टॉक से 250th स्टॉक तक। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से सेबी लिस्ट पब्लिश करती है कि ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये लार्ज कैप है, आपको इन्हीं में से खरीदना है। तो वो लिस्ट जनवरी में पब्लिश होगी। उस लिस्ट के पब्लिश होने के बाद 1 महीने के अंदर ये अलाइनमेंट करना जरूरी है सारे स्कीम्स को, पर काम इस पे शुरू हो जाएगा। तो क्या करे, मतलब ये पार्ट आपका रह गया था कि निवेशक क्या करे, इंतजार करे, निकल जाए, क्या करे? उसके जहन में मतलब 50,000 सवाल आ जाएंगे अपने निवेश को लेकर। जी, 2 चीजें हैं, एंड आई वुड वांट टू बी वेरी कैंडिड इन दिस थिंग। अगर आप बहुत बड़े साइज की मल्टी कैप स्कीम्स में इन्वेस्टेड हैं, जो कि टॉप 5 हैं, जिनके की मैंने नाम भी लिए, तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। आई थिंक यू हैव टू टेक अ डीप थॉट ऑन दीज स्कीम्स कि क्या आपको इनमें बने रहना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि ये स्कीम्स अगला 6 महीने से साल भर अंडर परफॉर्म करेंगी बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन। अगर आप पॉसिबल है तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी या फिर फोकस्ड कैटेगरी की तरफ मुड़ सकते हैं। अगर आप छोटे स्कीम्स के साइज में हैं, जैसे मैंने बताया पराग पारेख हो गया, या कुछ और जो जिन स्कीम्स का साइज लेट से 500 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ तक है, तो वहां पर फिर भी अब्सॉर्ब किया जा सकता है इतने बाइंग को या इतने शॉपिंग को, बट कुछ स्कीम्स में नहीं हो सकता। अब जैसे मैं एक स्कीम्स देख रहा था, एक्सिस मल्टी कैप, काफी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस स्कीम है मार्केट में, 0 स्मॉल कैप है, 0 स्वाति। अब वो उनको 25% मल्टी कैप अपने स्कीम में स्मॉल कैप लेना क्या पड़ेगा। है उनका AUM, क्या है उनका AUM है 6,500 करोड़, तो कुछ 1,500 करोड़ के आसपास, 1,600 करोड़ के आसपास उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, और 1,400 करोड़ के आसपास उनको मिड कैप। वो 92% लार्ज कैप है, राइट? एंड यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू एंड से लास्ट 1 साल से एक्सिस मल्टी कैप ने अच्छा क्यों किया, क्योंकि वो पूरा लार्ज कैप था और लास्ट 1 साल में सिर्फ लार्ज कैप्स परफॉर्म कर रहे थे, राइट? तो you know the reason why they have done well, but now you also know the reason कि why they will perhaps struggle. यहाँ पर एक सवाल देखिए, यहाँ पे सयाली का सवाल आया हुआ है, जानना चाह रही थी कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप एंड फोकस्ड कैटेगरी, एंड इफ मल्टी कैप फंड्स रीक्लासिफाई टू फोकस्ड विल दे परफॉर्म वेल? वेल, पहला पार्ट बहुत सिंपल है। मल्टी कैप में आप कितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स पे कोई लिमिटेशन नहीं होती है। फोकस में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स अक्रॉस कैप ले सकता है फंड मैनेजर। सेकेंड पार्ट आप बताएं कि अगर ये रिक्लासिफाई होगा तो इनके परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सॉरी, आप बोल रहे हैं कि मल्टी कैप को अगर उन्होंने रिक्लासिफाई कर दिया फोकस्ड में तो कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो मल्टी कैप को अगर फोकस में रिक्लासिफाई कर देते तो उनको अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स कम करने पड़ेंगे। टिपिकली सारे मल्टी कैप फंड्स में 60, 70, 50 के ऊपर स्टॉक्स होते हैं, जो भी बड़ी स्कीम्स हैं उनमें। दे विल हैव टू कट इट डाउन एंड 30 के आसपास उनको लिमिट करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो उससे परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होगा। आई थिंक इनफैक्ट दैट विल बी अ बेटर रूट। जहां पर हो सकता है रिक्लासिफिकेशन, वहां फंड हाउसेस को रिक्लासिफिकेशन का रूट ही अपनाना पड़ेगा। इतना बाइंग पॉसिबल नहीं है मार्केट में। एंड जहां फोकस नहीं है वहां पर लार्ज एंड मिड कैप करके एक कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी बहुत अच्छी है। आई थिंक वहां पर भी आप देखेंगे कि काफी फंड्स डाइवर्ट हो जाएंगे। गुल्लू सिंह 8 जानना चाहते हैं पराग पारेख के बारे में, कि क्योंकि इनका एक्सपोजर है इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो वहां पे क्या जितने भी फॉरेन स्टॉक्स हैं वो सारे लार्ज कैप है या फिर उस पे कुछ इम्पैक्ट होगा? नहीं, वो इंडियन मार्केट की डेफिनेशन में नहीं आते, तो वो बिल्कुल अलग से काउंट होते हैं। एक्चुअली पराग पारेख का अगर आप एलोकेशन देखिए, 4,500 करोड़ का स्कीम है, कुछ 35% लार्ज कैप है, 14% मिड कैप है, और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे सामने ही, कुछ 16% के आसपास स्मॉल कैप है उनके पास में, एंड बाकी 35% इज इंटरनेशनल बेसिकली। एंड 35% इसलिए ताकि वो इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से आपको इक्विटी टैक्सेशन दे पाए। जब तक आप इंडियन इक्विटीज में 65% होल्ड करते हैं तो योर टैक्सेशन विल बी एज पर इक्विटी टैक्सेशन। उससे ज्यादा, उससे कम होते ही, 65 से कम होते ही डेट टैक्सेशन हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग दैट 35 का लिमिट। बट स्मॉल कैप के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि इनको अब किस तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे ये, बिकॉज इन द डेफिनेशन ऑफ मल्टी कैप दे विल नॉट परहैप्स फिट नाउ। तो वो 25% का जो एलोकेशन रखना होता है
मल्टी कैप डेफिनेशन के हिसाब से, क्या सेबी उनको 65 के अंडर में 25-25 करने का परमिशन देगी, या फिर उनको ओवरऑल 100 रुपए का 25-25-25 रखना पड़ेगा, वो अनक्लियर है अभी तक। मुझे लगता है प्राइमा फेसी कि इनको शायद रिक्लासिफाई करना पड़े स्कीम को। उत्सव श्रीवास्तव, अब फंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने लगे हैं कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में अब क्या मुझे निकल जाना चाहिए। हालांकि आपने सवाल का जवाब दे दिया है कि एक बार रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है, तो किस बेसिस पे करेंगे ये निवेशक रीइवैल्यूएट अपने पोर्टफोलियो या अपने निवेश को? आई वुड से 1 या 2 दिन वेट करिए, थोड़ा सा और रुकिए, मे बी परहैप्स 1 वीक मोर, बिकॉज इतना जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि एएमसी इंडस्ट्री शायद सेबी को रिप्रेजेंट करे कि इसमें किसी तरह का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, पर से थोड़ा और क्लैरिटी आना चाहिए इस रेगुलेशन के ऊपर में कि किस तरह से एग्जिस्टिंग फंड्स इसको मैनेज करेंगे। मान लीजिए कि नहीं हो पाता है तो इनके पास में 4 या 5 महीने का टाइमलाइन है टू अगेन रीस्ट्रक्चर द स्कीम। अगर इनको रीस्ट्रक्चर करना है तो ये बात डेफिनेटिव है कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप काफी हद तक इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा स्मॉल कैप खरीदने की जरूरत पड़ेगी, और वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे वो अनक्लियर है। मे बी हमको फंड मैनेजर्स के साथ एक बार बात करके इसको समझना पड़ेगा, बट अगर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, कुछ चेंजेस नहीं आते हैं और इनको करना ही है ये, तो आई वुड से वी रिकंसिडर आवर इन्वेस्टमेंट्स इन दीज लार्ज स्कीम्स। तो बेसिकली कंसिडर कमिंग आउट। तो ऐसे मल्टी कैप फंड जिसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब जिसका एयूएम बहुत बड़ा है, हम कह ले 3000 से ऊपर का एयूएम, वो बड़ा कहलाएगा मोहित? या 3000 करोड़ के ऊपर, या आई थिंक 5000 करोड़ के ऊपर मल्टी कैप में ज्यादा अच्छा बेंचमार्क होगा। अगर मैं देखूं स्वाति, अभी मेरे सामने है लिस्ट, रफली 4500 करोड़ के एयूएम के ऊपर में 12 स्कीम्स है मार्केट में। अच्छा। सो दैट इज अ गुड इनफ रिप्रेजेंटेशन। इनफैक्ट 13 स्कीम को भी मैं ले लूं जो कि 4000 करोड़ के आसपास है डीएसपी इक्विटी, तो 13 स्कीम मिलाकर आई थिंक ब्रॉडली कैटेगरी कवर हो जाती है पूरी। तो 4000 के ऊपर का एयूएम और वैसे फंड जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन लार्ज कैप कैटेगरी में है, उन लोगों को 1-2 दिन हफ्ते भर रुक के थोड़ा सा इंतजार करें और फिर कॉल लें कि बने रहना है कि निकल जाना, क्योंकि उनके ऊपर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो टॉप 5-6 स्कीम्स हैं जिनमें स्मॉल कैप 1-2%, 4% के आसपास है, वहां पर ज्यादा थोड़ा सा इम्पैक्ट आने की संभावना है। तो उन स्कीम्स को डेफिनेटली आपको इवेलुएट करना ही पड़ेगा। अगर 1% स्मॉल कैप है और आपको 25% खरीदना है तो कुछ ज्यादा बड़ा गैप, और वो मुश्किल है थोड़ा। और दूसरी चीज, आई थिंक मोटा मोटी हमने सब बातें कवर कर ली मोहित, राइट? एक चीज मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि अब मैंडेटरी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर चाहिए, लेना ही होगा मल्टी कैप के फंड मैनेजर को, तो क्या मल्टी कैप ज्यादा रिस्की, ज्यादा वोलेटाइल फंड बनेगा, कैटेगरी बनेगी? यस एब्सोल्युटली, आई थिंक मल्टी कैप का एवरेज एज अ कैटेगरी का जो वोलेटिलिटी है या जो रिस्क पैरामीटर होता है मल्टी कैप का, वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ जाएगा अगर टेक्निकली बोलूं तो। और निवेशकों को देखना पड़ेगा कि वो कैटेगरी जिस तरह से अब तक चल रही थी वो उतनी सेफ नहीं रह जाएगी। काफी बार ये भी होता था कि हम बोलते थे कि कुछ कुछ केसेस में, राइट, नॉट ऑलवेज बट सेलेक्टिव केसेस में, हम काफी बार बोलते थे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी तो एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा है, these can be the right starting points for you, आप शुरू कर सकते हैं। बट हो सकता है कि वो जो पैराडाइम है उसको हमको थोड़ा सा वापस चेंज करना पड़े, बिकॉज मल्टी कैप अब तक लार्ज कैप टिल्ट के साथ में, लार्ज कैप बायस के साथ में चलता था। अब इक्वल वेटेजेस आने से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, एंड मे बी यू नीड टू कंसिडर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मोर और अ फोकस कैटेगरी मोर नाउ। फंड मैनेजर अगर इसी मैंडेट को फॉलो करते हैं और रिस्ट्रक्चर करते हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो, तो उनका काम, उनको अपना स्किल थोड़ा ज्यादा और अच्छे तरीके से दिखाना होगा तो गिव द सेम रिटर्न जो पहले दे रहे थे वो। जी बिल्कुल बहुत जरूरी है। टिपिकली अगर आप इंडियन इंडस्ट्री को ट्रैक करें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, जिस तरह से इंडस्ट्री का एयूएम का साइज बढ़ रहा है फ्रॉम द लास्ट 12 लाख करोड़ टू द 25-27 लाख करोड़ जर्नी, अल्फा जो है इंडस्ट्री का
अक्रॉस द स्कीम्स रेगुलरली कम हो रहा है, which means the ability of a fund manager to generate extra return over the benchmark has been falling consistent. And that's where your passive strategies have taken prominence. आप बोलते हो कि इंडेक्स फंड अच्छा है, आप थोड़ा सा पैसिव तरीके आ रहे हैं, आपके पास बाजार में क्वांट फंड आ रहे हैं, जस्ट टू टैकल दैट सिनेरियो, बिकॉज अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है. जितना बड़ा स्कीम का साइज हो जाता है उतना ही मुश्किल हो जाता है अल्फा रेगुलरली कंसिस्टेंटली जनरेट करना. तो मल्टी कैप के साथ में भी वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा. पहले तो स्कीम का साइज बढ़ रहे थे और अब इस नए रेगुलेशन से फ्लेक्सिबिलिटी कम होने पर और ज्यादा मुश्किल आएगी कि आप बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाए या इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाए कंसिस्टेंटली. एक सवाल आखिरी लेके हम इसको बंद करते हैं. आधे घंटे हो चुके हैं, वो हमने कवर कर लिया है बहुत कुछ. पिक्सेलेटेड थॉट्स अंडरस्कोर थॉट्स ने पूछा है, वैलिड क्वेश्चन, कि अगले एक महीने में स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में रैली देखने को मिलेगी. सो राइट टाइम टू, अगर डायरेक्ट इक्विटी में जाना है शेयर मार्केट में, इज इट द राइट टाइम टू एंटर इफ यू कैन आइडेंटिफाई द. देखिए, किसी भी स्टॉक मार्केट रैली को देखने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते. इट्स अ फैक्टर ऑफ मेनी वेरिएबल्स, कि कितना मार्केट में लिक्विडिटी है, किस तरह के मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पर हैं, हमारी पॉलिसीज क्या कर रही हैं, रिजल्ट सीजन आ जाएगा वापस अक्टूबर में, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, राइट, आपका इकोनॉमी क्या कर रहा है. बट हैविंग सेड विच, मार्केट्स एंड इकोनॉमी आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड सेंटिमेंटली and with the kind of liquidity which will flow into small and mid caps, I will have to agree to you कि रैली आएगा. अगर ये रेगुलेशन एज इट इज इम्प्लीमेंट होता है तो यस, selected small and mid cap stocks will definitely rally. Small and mid cap funds hugely benefit because look, क्या होगा. एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा स्वाति. अगर मैं एक मल्टी कैप मैनेजर हूं, मुझे स्मॉल कैप को बढ़ाना है, तो मैं सबसे पहले क्या खरीदने जाऊंगा? जो मेरी स्मॉल कैप स्कीम के टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, वो ऑलरेडी वहां पर, या फिर दो मार्केट में स्मॉल कैप फंड्स चल रहे हैं जो कि उनके होल्डिंग्स हैं, वहां ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किसी फंड हाउस ने कर रखे हैं. दीज आर ऑल रिसर्च्ड कंपनीज अच्छे से. तो वो मेरी फर्स्ट चॉइसेस हो जाएंगी कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, फंड्स ने ले रखा है, मैं जाके थोड़ी सी बाइंग वहां पर कर लूंगा. तो डेफिनेटली उन स्टॉक्स में बाइंग आएगी और उन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को भी बहुत फायदा होगा. तो इसमें कोई दो राय नहीं है. अगले 4 से 6 महीने के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, दो शॉर्ट टर्म कॉल्स इन म्यूचुअल फंड्स आर नॉट द राइट थिंग टू डू. आई एम द लास्ट पर्सन जो कि इस चीज को बोलेगा या करेगा कभी. बट अगर आपने पूछा है सवाल, तो जवाब यही है कि हाँ, रैली आने की पूरी चांस है स्मॉल और मिड कैप फंड्स में भी और स्टॉक्स में भी, सेलेक्टेड स्टॉक्स में भी, अगर ये रेगुलेशन एज इट इज इम्प्लीमेंट होता है तो. ओके, थैंक यू सो मच मोहित. आई गेस हमने सब कुछ टच कर लिया है. कोई कुछ रह तो नहीं गया जो हमें निवेशकों को या दर्शकों को बतानी चाहिए बात? नहीं, आई थिंक इस कैटेगरी को ट्रैक करते रहिए. I would just say कि next 1 week to 2 weeks will be very crucial in this category. And जब सितंबर एंड का डेटा आएगा तब काफी हद तक हमें पता चल जाएगा कि इस कैटेगरी में क्या इन्स एंड आउट्स हो रहे हैं, फंड मैनेजर क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, और कैटेगरी में एवरेज फ्लो क्या है. लास्ट मंथ ये कैटेगरी नेगेटिव थी, लेट मी टेल यू दैट. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग व्हाइल, लास्ट 2 months मल्टी कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरीज में दोनों में फ्लो नेगेटिव था, नेट फ्लो. तो ये मंथ का जो फ्लो होगा वो बहुत हद तक डिटरमिन करेगा कि क्या होने वाला है इस कैटेगरी में. आई थिंक उसके बाद इमीडिएटली हमको कॉल ले लेना चाहिए. कॉल लेना होगा. ओके, थैंक यू सो मच मोहित, वक्त निकालने के लिए और समझा देने के लिए सारी बातें आराम से. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. गुड नाइट. स्टे ब्लेस्ड.